कल हमने जो लास्ट योजना पढ़ी थी, ₹1 प्रति किलो गेहूं। शांत हो जाओ। महात्मा गांधी, अगली है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऊपर रख दो ना यार। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। शांत हो गए तभी तो सुनेगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो आप तो गांधी जी की 150वीं जयंती याद रख लेना, यानी कि 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती हुई, तो इसका जो पहला सत्र था वो था 2019-20। ये योजना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपके जो एजुकेशनल सिनेरियो सिलेबस में दिया गया है, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, वहाँ भी ये काम में आएगी, जो नवाचार है ना वो। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2019-20 से, एक तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। आगे सुनो 1 मिनट। कक्षा होगी इसमें 1 से 12, कक्षा 1 से 12, नाम से पता चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगी। अब एक बात यह है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, तो ऐसे गांव या कस्बे जहां 5,000 से अधिक जनसंख्या है और वहां पर कोई राजकीय विद्यालय है, उस राजकीय विद्यालय को बदल देंगे, उसका नाम कर देंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। जो अभी टारगेट रखा गया है वो रखा गया है आने वाले 2 वर्षों में 1200 का। तो धीरे धीरे कई जगह खुल रही हैं ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये तो सरकार करती रहेगी, जैसे इंदिरा रसोई योजनाएं हैं, महात्मा गांधी स्कूल है। लेकिन लक्ष्य कितना रखा था बजट में कि 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों को हम परिवर्तित करेंगे, किसमें? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अगर वहाँ पर कुछ कमरे वमरे कम होंगे तो 1-2 कमरे और बना देंगे, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना सकती ना सरकार। 1200 स्कूल नहीं तो नहीं बना सकती। इसलिए जो राजकीय विद्यालय पहले से चल रहे हैं, जहाँ पर छात्रों की संख्या भी कम है और जहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए, वर्तमान में तो अभी यही है, बाद में हो सकता है चेंज कर दें, लेकिन फिलहाल ऐसे गांव या कस्बे जहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो वहीं पे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना गांधी जी की, आज वो आपका ओल्ड SST बैच, साइंस बैच तो हो गया कंप्लीट। लिखो गांधी जी की, गांधी लिख लो, चाहे लगा दो, फिर भी जी बेचारे गए आप तो। गांधी जी की बहुत पिटाई खाई है इसने भारत को आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेज पीटते थे इसको, साइड में ले जाके, देखते नहीं क्या इसका शरीर पतला, खाना वाना खाने। लेकिन एक चीज सोचता हूँ मैं कई बार, अपने पीछे कुतिया भी नहीं होता सड़क पे, ये जहां से गुजरता था कम से कम लोग तो पीछे होते थे, तो मतलब व्यक्तित्व तो था इस पे। देखो गांधी जी की 150वीं जयंती पर, गांधी जी की 150वीं जयंती पर, गांधी जी की 150वीं जयंती पर राज्य के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में, राज्य के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12 तक, अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन की सुविधा, कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सत्र 2019-20 से, सत्र 2019-20 से 2020 से इनकी शुरुआत हुई। सत्र 2019-20 से इनकी शुरुआत हुई। सत्र 2019-20 से इनकी शुरुआत हुई।
बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार 5,000 से अधिक 5,000 से अधिक आबादी वाले 5,000 से अधिक आबादी वाले 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव तथा कस्बों में गाँव तथा कस्बों में आगामी 2 वर्षों में आगामी 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालयों को 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद हमने लिखी थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वाली 6 योजनाएं। देखो उनमें से 4-5 योजनाएं ऐसी हैं जो कोई तो 1974 की है, कोई 1965 की है, क्योंकि भाई उस समय उसके हिसाब से दिया जाता था। जो विधवा पेंशन दी जाती थी, एकल नारी सम्मान पेंशन, अब आज तो मान लो 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की कोई लड़की या महिला है, उसको 500 रुपये देते हैं। लेकिन 1974 में थोड़ी 500 रुपये देंगे। 1974 में तो उस समय के हिसाब से पैसे देंगे ना, देते होंगे 12 रुपये 15 रुपये, क्योंकि बीड़ी का बंडल ही कोई 1.5 रुपये का 50 पैसे का आता था। अब महंगा हो गया तो 500 रुपये देते हैं। रिचार्ज तो करवा ही लेती है बेचारी, तो 18 से 55 तक 500 रुपये देती है। अब ये लगते तो कम है, लेकिन सरकार को तो कितनों को देना है, वृद्धावस्था वालों को भी देना है, विशेष योग्यजन को भी देना है, एकल नारी वालों को भी देना है, सिलिकोसिस पीड़ित को भी देना है, तो सबको देना है। सबसे पहला है उसमें एक मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। देखा ना, हमने सबसे पहले लिखी थी मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। तो अगली अपनी योजना रहेगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये योजना भी पहले से ही चल रही थी। सुनो, इसका पहले नाम था उपहार एवं सहयोग योजना। अब जो नए प्रावधान है वो 2015 से है, तो ये भी आपको जिनकी मैं डेट नहीं लिखाऊं उनकी डेट आपको नहीं पूछी जाएगी। तो उपहार और जो सहयोग योजना थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें आपको सिंपल 2 प्रावधान ध्यान में रखने हैं। पहला प्रावधान तो उनके लिए है जो SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग में है। अब अल्पसंख्यक वर्ग में ही नहीं, साथ में इन वर्गों के BPL परिवार हैं, यानी SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की लड़की हो गई है कंडीशन। अगर उस लड़की की शादी होती है, मैं जहाँ भी विवाह की बात करूँ, एक बात आप अल्टीमेटली खुद माइंड में बैठा लेना, लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वरना नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बाल विवाह को मान्यता नहीं देगी राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार। भाई भारत में विवाह की उम्र ही 18 वर्ष है, तो सीधी सी बात है कि लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक। इसके अलावा अधिकतम 2 पुत्रियों को ही देंगे, ऐसे नहीं है 15-20 एक है तो सरकार ने ठेका ले रखा है। तो हर योजना में ऐसे ही होता है। तो 18 वर्ष से अधिक आयु की अगर वो है तो देखो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक तो कौन आ गए, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार। उस लड़की के विवाह पर दिए जाते हैं 31,000 रुपये। आपको तो बस ये 31,000 रुपये ध्यान में रखने, क्योंकि लैंग्वेज ये तो क्वेश्चन में लिख के देगा वो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, और ये वर्ग भी लिख के देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरीज है, एक 31,000 की, एक 21,000 की। तो उसको कितने रुपए मिले, 31,000 रुपये। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी में एक तो आ गए शेष
श्रेणियों के शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार। एक कंडीशन तो आ गई, शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार की लड़की के विवाह पर। दूसरी कंडीशन सुनो, कोई विशेष योग्य जन है यानी दिव्यांग परिवार है, तो विशेष योग्य जन परिवार की लड़की, विशेष योग्य जन परिवार की लड़की के विवाह पर। ठीक है। अब मान लो कि कोई महिला मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में लाभ ले रही है, तो उसकी बेटी के विवाह पर भी, क्योंकि वो सक्षम वो भी तो नहीं है। यानी तीसरी कंडीशन आ गई, आर्थिक रूप से पिछड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला। और एक कंडीशन आती है इसमें, पालनहार योजना लिखाई थी मैंने आपको, वो बताऊंगा आगे कि क्या है पालनहार योजना। अभी यही देखो कि पालनहार योजना में लाभार्थी परिवार की लड़की, अगर ऐसी लड़की का विवाह होता है तो उसे दिए जाते हैं 21,000 रुपये। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब अगली बात सुनो, अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अगर लड़की 10वीं पास है, कैटेगरी नंबर 1 में है, तो उसे 41,000 रुपये मिलेंगे। अगर कैटेगरी 2 में है तो उसे 31,000 रुपये मिलेंगे। अब अगली कंडीशन सुनो, यदि लड़की स्नातक है यानी उसने ग्रेजुएशन कर ली, तब उसे 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसे 31 + 20, ये ध्यान रखना वहाँ पे एग्जाम में, 31 प्लस आप 10वीं वाले भी जोड़ दोगे और ग्रेजुएशन वाले भी जोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। अगर 10वीं है तो 10,000 जोड़ो, और अगर स्नातक है तो उस 10,000 वो 20,000 में इंक्लूड है। तो 31 + 20 51 मिलेंगे, ना कि 41 + 20 61 मिलेंगे। तो अगर लड़की 10वीं पास है तब तो मिलेंगे उसको 41,000, और अगर लड़की स्नातक है उसको मिलेंगे 51,000 रुपये। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर लड़की 10वीं पास है तो 31,000 रुपये, और अगर लड़की स्नातक है तो आपको तो एक डेट ये एक डाटा याद रखना है 31,000, 10,000 कम कर देना है। अगर 10वीं पास है तो 10,000, स्नातक है तो 20,000 रुपये। तो रटने की जरूरत ही नहीं है, कई बार क्या वो कंडीशन देके भी पूछ सकता है। तो ये सारे डाटा आपके माइंड में रहने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको आराम से देख के पता चल जाएगा कि 31,000 है, 21,000 है, 10वीं पास है तो 10,000, और अगर स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त। लेकिन वो 20,000 इस मूल राशि में जुड़ेंगे, ना कि 31 + 10 + 20, ये तो 30,000 हो गए ना, 30,000 नहीं मिलेंगे, 20,000 ही मिलेंगे। तो 10वीं वाले उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसमें लिखो, प्रावधान लिख लेते हैं डायरेक्ट ही। पहला लिखो, SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के, SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार की, वर्ग के बीपीएल परिवार की, ये तो लिखा है नहीं ना, बीपीएल परिवार लिखो साथ में, बीपीएल परिवार की, बीपीएल परिवार की लड़की, बीपीएल परिवार की लड़की जिसकी आयु, बीपीएल परिवार की लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है। ये नहीं है 18 वर्ष ही लिख लो, 19 की होगी तो नहीं देंगे। 18 या उससे ऊपर कितनी हो, चाहे 40 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 60 की हो, इसमें क्या है। लाखा ने तो कब किया था, 64 की साल में, 64 की उम्र थी, हंसाबाई से विवाह किया था। तो अब तो लोग मॉडर्न हो गए ना। फिर मुझे कई बार सोचता हूँ फिर मोकल और पैदा हुआ। लिखो लिखो इसमें चलेगा कि हाँ अधिक है कि शादी में, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है कि शादी में, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो, SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है कि शादी में लड़की की होगी तो शादी और किसकी होगी,
लड़के को नहीं मिलते रे, मैं कह रहा हूं ना, लड़के को कुछ नहीं मिलता है बेचारे को, लड़के को। पर एक बात बता, शादी के बाद क्या तेरा क्या मेरा, किसी को मिलो चाहे, वो लड़की अकेले थोड़ी शिमला घूमने जाएगी ये रुपए लेकर। लड़के को लड़की मिल रही है इस जमाने में, वो कम है, पैसे और चाहिए उसको। आप में से कहीं तो बैठे इसलिए हैं कि शादी नहीं हो रही, मास्टर बनेंगे तो होगी, क्योंकि अकोला वाली तो भाग जाती है ट्रेन से, वो साथ में गहने और ले जाती है घर से। देखो लड़की की शादी में, अरे लिख लो कि शादी में, एक बार लिख लो कि शादी में सरकार द्वारा 31,000 रुपये, सरकार द्वारा 31,000 रुपये, 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसमें लिखो ए पॉइंट लिखो, ए पॉइंट में लिखो, यदि लड़की 10वीं पास है, यदि लड़की 10वीं पास है, यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, ब्रैकेट में लिख लो कुल 41,000 रुपये, कुल 41,000 रुपये हो गए, 41,000 रुपये। फिर लिखो बी, यदि लड़की स्नातक है, यदि लड़की स्नातक है, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त, 20,000 रुपये अतिरिक्त। जो कॉलेज में पढ़ लेती है तो नखरे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो सरकार बोलती है कि 20,000 रुपये और दे देते हैं इसको। यदि लड़की स्नातक है तो है, लड़के को कुछ मिलता ही नहीं है बेचारे को, नखरे तो ये खूब कर लें, पर करें किसके बाप के, नखरे सहता नहीं है ना इनके, कोई ब्लॉक कर देते हैं इनके नखरे करते ही तो। हाँ यही होता है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, सामने वाले के पास ऑप्शन होता है। यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त। मैं समझ सकता हूँ लड़कों का दर्द। कुल 51,000 रुपये। नहीं, आप वाले बैच की बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बैच है, बाकी और भी तो घूमते हैं ना जयपुर में। कुल 51,000 रुपये। हाँ नहीं, मेरे साथ तो अब मैंने कौन सा यहाँ पे कन्यादान लिया है इसका भी पता है मुझे, तो जरूरी थोड़ी होता है सब कुछ हो तभी पता चले, दुनिया को भी देखता हूँ ना मैं। तो कुल 51,000 रुपये। फिर लिखो दूसरा प्रावधान। क्या मेरे साथ हो चुका है? सही है भाई। खुद ही हंस रहा है। लिखो दूसरा प्रावधान। नहीं मेरे नहीं दिखेगा, ये ऐसे देख रहा है, पद्मिनी नहीं हूं मैं, पानी नहीं दिखता। लिखो दूसरा प्रावधान। शेष कहते हैं उसके ऐसे पानी पीती थी तो पानी दिखता था। लिखो मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है भाई, मैंने थोड़ी कहा है। लिखो शेष सभी श्रेणियों के, दूसरा प्रावधान लिखो, शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार की लड़की, शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार की लड़की, इसमें जनरल, ओबीसी, एमबीसी जितने भी वर्ग हैं उनमें भी तो बीपीएल परिवार होते हैं। शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार की लड़की विशेष योग्यजन परिवार की लड़की, विशेष योग्यजन परिवार की लड़की
विशेष योग्य जन परिवार की लड़की, विशेष योग्य जन परिवार की लड़की, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला की लड़की, आर्थिक रूप से पिछड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा महिला की लड़की, विधवा महिला की लड़की तथा पालनहार योजना में, तथा पालनहार योजना में, पालनहार योजना में लाभार्थी परिवार की लड़की, पालनहार योजना में लाभार्थी परिवार की लड़की, परिवार की लड़की परिवार की लड़की जिसकी आयु, जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, से अधिक हो, के विवाह पर, के विवाह पर राज्य सरकार द्वारा, के विवाह पर राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये की, 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, तो उसको मिलते हैं 21,000। अब इसमें भी वो दो कैटेगरीज हैं, तो ए लगा के लिख लो। यदि लड़की 10वीं पास है तो, यदि लड़की 10वीं पास है, यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, 10,000 रुपये अतिरिक्त, कुल 31,000 रुपये, कुल 31,000 रुपये। यदि लड़की स्नातक है तो, यदि लड़की स्नातक है तो, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त, 20,000 रुपये अतिरिक्त, कुल 41,000 रुपये। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। वैसे तो ये योजना जो है 1 जून 1974 को लॉन्च हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समय समय पर इसमें प्रावधान बढ़ते गए भाई। जैसे आप भी कल को मास्टर बनोगे तो आपको भी अलाउंसेस जो मिलते हैं ना भत्ते, वो अलग अलग शहर के हिसाब से मिलेंगे। जयपुर के लिए अलग होता है, जोधपुर के लिए अलग होता है, महंगाई के हिसाब से होता है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के वर्तमान प्रावधान ध्यान में रखने हैं आपको। पहली बात तो इसमें लाभ किसको मिलता है, तो 3 कैटेगरीज है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला। तो इन 3 कैटेगरीज वाली महिलाओं को मिलता है। जैसे कल एक वो क्लास में क्वेश्चन पूछा है एक ने, ऐसे ही वो कहे, उसको क्या पूछता है कि सर कोई मान लो 39 साल की है, शादी नहीं की उसने, तो उसको मिलेगा क्या लाभ? अरे कैसे मिलेगा उसको?
पहले उसको डबल होना पड़ेगा, उसके बाद एकल नारी में बनना पड़ेगा। तो पहले से ऐसे तो सिंगल बहुत होती है, ऐसे तो 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गई वो सभी एकल नारी हैं भाई, जिनकी शादी नहीं हुई वो सारी एकल नारी हैं। तो पहले शादी हो गई हो तो या तो विधवा हो गई हो, या तलाक हो गया हो, या वो छोड़ के चला गया हो। परित्यक्ता का मतलब है छोड़ के चला गया हो, ना तो मरा हो ना तलाक लिया हो। तो ऐसी स्थिति में उस महिला को मिलता है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ। अब देखो इसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है 18 से 55 वर्ष, क्योंकि हाँ उसको नाता बोलते हैं, परित्यक्ता नहीं बोलते। उसको हम पढ़ेंगे पालनहार में। पालनहार में नाता जाने वाली महिलाओं के बच्चों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। पुरुष तो वहाँ भी नहीं है, वो छोड़ के जा रही है फिर भी उसके बच्चों को आर्थिक सहायता, पर वो बच्चे तो उसके भी तो हैं, नहीं मिलती। ये मुख्यमंत्री एकल नर पेंशन लेना चाहते थे क्या, कि मुख्यमंत्री एकल नर सम्मान पेंशन योजना? नहीं मिलेगी भाई, नहीं, आपने गलती कर दी ना। आपको लड़की बनना था ये पेंशन लेने के लिए। 18 से 55 वर्ष में मिलते हैं 500 रुपये। नहीं, कई फायदे होते हैं ना, 4500 रुपये, वहाँ भी 500 रुपये ज़्यादा मिलते। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में जो बेरोजगारी बताया ना, वो भी 500 रुपये ज़्यादा मिलता है। ये सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए हैं भाई। पता नहीं कितना सशक्तिकरण बचा है अभी तक। 18 से 55 वर्ष की आयु है, क्योंकि 18 वर्ष की होते ही विधवा हो सकती है भाई। सरकार तो मानती है ना, 18 वर्ष की आयु में किसी का विवाह हो गया तो विधवा हो सकती है, तलाकशुदा हो सकती है, परित्यक्ता हो सकती है। तो 18 से 55 वर्ष तक 500 रुपये। आगे की कैटेगरी में आप 250 रुपये जोड़ देना बस। तो 55 से 60 वर्ष उसको मिलते हैं 750 रुपये। 60 से 75 1000 रुपये, लेकिन अब 250 नहीं, अब 500। तो अगर 75 वर्ष से अधिक है उम्र तो उसे मिलेंगे 1500 रुपये, उसे मिलते हैं 1500 रुपये। तो जो कोरोना सहायता योजना है उसमें भी है 1500 रुपये, वो इसके तहत ही तो मिलते हैं। अगर मान लो किसी महिला का पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई, उसको 1500 रुपये मिलते हैं और उसके बच्चे को 1000 रुपये और मिलते हैं, यहाँ वो नहीं मिलेंगे। तो अलग फर्क क्या आ गया कि एक बात और है, यहाँ भी 1500 और वहाँ भी 1500, ऐसा नहीं होगा। एक योजना का लाभ मिलेगा उसको जो अधिकतम होगा। यानी मान लो 2 योजनाओं का लाभ लेना चाहता है कोई, तो जिसमें जो अधिकतम लाभ वाली राशि होगी ना, आगो मजवाने लिखो, उद्देश्य लिखो। सुबह से भरे पड़े रहते हो तो बहाना चाहिए वो करने का। उद्देश्य लिखो, किया करो, वैसे यही उम्र है। कल को मास्टर बन जाओगे तो फिर मिस करोगे ये क्लासों के दिन। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब कई प्रेशर में घूमते रहते हैं, प्रेशर से थोड़ी बनता है मास्टर। मस्त रहा करो आराम से। जी 4 घंटे पढ़ाई होती है 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे होती है 6 घंटे। ये लोग कहने की बातें होती है 18 घंटे 20 घंटे। नहीं, आप नेचुरल रहो ना। आप किसी दूसरे से तुलना करते हो, आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है। किसी ने आपको कहा कि 4 बजे उठने से ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा याद होता है। अब आप कभी आदी नहीं हो उठने के, 4 बजे लटक पटक 6 बजे तक आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हो। रात को पढ़ाई होती है रात को पढ़ो, किसी दूसरे को फॉलो ही क्यों करना। आप खुद में यूनिक हो, सबको अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कई ज्ञान देते ना, ऐसे पढ़ना और वैसे पढ़ना। आप अपने अकॉर्डिंग रहो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है सुबह? या कोई 18 घंटे वाले यहीं कोचिंग करते घूमते हैं 5 साल तक, 4 घंटे वाला मास्टर भी बन जाता है, क्योंकि कम पढ़ा होता है वो कन्फ्यूज भी कम होता है। ज़्यादा पढ़ने वाला कन्फ्यूज भी ज़्यादा होता है। इसलिए लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मास्टर या कोई भी सरकारी नौकरी लागनी है तो रिवीजन एक ही चीज़ है। अगर आपको कुछ भी सरकारी नौकरी या कुछ भी करना है, रिवीजन, इसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है, लगता ही है कर लेंगे रिवीजन है। रिवीजन इसलिए नहीं कर पाते आप कि आपको एक पढ़ी हुई चीज़ दोबारा पढ़ने पर बोरियत फील होती है और आप नई चीज़ पढ़ना चाहते हो, नई गाइडें पढ़ लेंगे। ये देख लो, रिवीजन नहीं करने के चक्कर में कंप्यूटर अनुदेशक की 3000 पोस्टें गई खाली। बोले 80% लाएंगे, पोथे ले आए कंप्यूटर के, 40% आए नहीं। तो 40% की करते तो सीट खाली जाती है भाई, यही होता है। इसलिए लोग ऐसे ही बनाएंगे बेवकूफ़। कई कहेंगे अधीनस्थ बोर्ड ऐसे करता है, करने दे अधीनस्थ बोर्ड को, हम तो बदल नहीं सकते ना, हम तो, हमारे हाथ में तो मेहनत है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो नेगेटिव
करता है ना आपको क्लास में, उससे बात ही मत करो। कई नेगेटिव होते हैं ऐसे, मुंह ऐसे करके, अरे भाई मैंने एक कल क्वेश्चन देखा अधीनस्थ बोर्ड का। अरे तो अधीनस्थ बोर्ड का ऐसे तो हर पेपर में मिलेंगे 2-5, जरूरी होता है कि सारे क्वेश्चन करने? अच्छा है क्या ऐसे भी? एक सेकेंड, क्वेश्चन तो ये भी आया हुआ है, खेजड़ी में कटने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अणतो जी। अब इसका मतलब 363 की लिस्ट बनाओगे क्या कि अणतो जी के बाद फलाना जी, ढीकड़ा जी, वो आते गए कटते गए? क्वेश्चन छोड़ने के भी आते हैं 15-20, वो मजबूर करने के लिए बनाए जाते हैं कि आप उनको अटेंड करो और नेगेटिव जाओ, वरना नेगेटिव की क्या जरूरत है? पात्रता में नहीं थी, तो इसलिए तो भाई आप या तो खुद सुधर जाओ वरना आप दूर हो जाओ इनसे। लिखो, उद्देश्य लिखो, उद्देश्य लिखो। राज्य की विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, अब मान लो कि कोई विधवा या तलाकशुदा उस कोटे से नौकरी लग जाती है, तो मिलेगी क्या उसको? तो इसमें साथ में एक शर्त यह है कि उस महिला की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, चाहे वो नौकरी नहीं भी लगी हुई, और अगर वो लाख रुपए कमा रही है तो उसको मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अरे जो 4,000 रुपये महीने के कमा रही है उसको 500 रुपये से क्या होगा? वो सक्षम है, उसका जीवन यापन तो हो ही रहा है। तो इसमें एक कंडीशन ये आय वाली भी है भाई, कि जो महिला आवेदन करेगी उसकी सभी स्रोतों से, सभी स्रोतों का मतलब है कि वो खेत में भी काम करती है, मजदूरी पर भी जाती हो, या जैसे उसने घर किराए पे दे रखा हो, जितने भी इनकम के सोर्स हो सकते हैं सभी से 48,000 रुपये से उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसमें लिखो, प्रार्थी मतलब जिसने आवेदन किया है, प्रार्थी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय, 48,000 रुपये से 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। फिर लिखो वित्तीय प्रावधान, वित्तीय प्रावधान वित्तीय प्रावधान तो ऐसे लाइन लिखने की जगह ऐसे लिख लेते हैं। आयु वर्ग हो गया 18 से 55 वर्ष, 18 से 55 वर्ष, 55 से 60 वर्ष, 60 से 75 वर्ष, 75 वर्ष से अधिक, 500 रुपये प्रति माह, 750 रुपये प्रति माह, 1,000 रुपये प्रति माह, 1,500 रुपये प्रति माह। क्योंकि 75 वर्ष के बाद में वो इतनी भी सक्षम नहीं रहेगी कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए और कुछ कर सके, पर 18 से 55 वाली तो कर ही सकती है। बाकी अन्य फ्लैगशिप में एक योजना देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह। अगर कोई विधवा स्त्री दोबारा विवाह कर लेती है तो उसकी ये पेंशन तो हो जाएगी बंद,
और उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे उसके विवाह पर, वो भी उसी को दिए जाते हैं। सब में यही है। सामूहिक विवाह अनुदान योजना बताई थी आपको, 18,000 रुपये देते हैं, 15,000 रुपये वधु को और 3,000 रुपये आयोजन करता संस्था को। सोचो ही मत, वर का तो आयोजन करता जिसने मैनेज करवाया ना उसको। वो ये है आपका मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। लिख लिया नहीं है? उसके बाद लिखो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना यहां सरकार ने बराबर किया है, लेकिन 75 वर्ष की आयु के बाद, यानी पुरुष और महिला को 75 वर्ष के होने के बाद बराबर पेंशन राशि मिलती है, वरना तो 55 और 58 से शुरू होता है। ये भी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना सिंपल सा है भाई, बूढ़े लोगों को पेंशन देनी है। उद्देश्य लिखो, पचपन वर्ष से अधिक आयु की 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को सरकार द्वारा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी या पति, प्रार्थी एवं उसकी पत्नी या पति, प्रार्थी एवं उसकी पत्नी या पति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय, 48,000 रुपये कम, 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो वहाँ हमने एक लाइन लिखी थी कि प्रार्थी की, क्योंकि वो एकल नारी है। लेकिन यहाँ पर वृद्धावस्था में तो मान लो कि किसी महिला को लेनी है तो उसका पति भी हो सकता है, और अगर किसी पुरुष को लेनी है तो उसकी पत्नी भी होगी। तो दोनों की मिलाकर 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी मिलेगी। फिर तो दोनों को ही मिल जाएगी। अगर पेंशन मिलने से ये राशि अधिक हो रही है उसकी वार्षिक आय, तो उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। कई ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मान लो कोई 47,000 रुपये कमा रहा है तो उसको मिल गई पेंशन। अब मान लो उसको 500 रुपये मिलते हैं तो 6,000 रुपये हो गए साल के, तो 6,000 का मतलब हो गया 53,000 रुपये। तो 53,000 का मतलब 48,000 से ज़्यादा। तो उसकी पेंशन बंद इसलिए नहीं होगी, पेंशन बंद होते ही वापस 47,000 नहीं हो जाएंगी क्या उसकी इनकम। इसलिए ये थोड़ी है कि 53 होते एक बार सरकार बंद कर देती है, फिर 47 होते वो फिर से आवेदन करती है, फिर मिलती है, फिर 53 हो जाती है। ऐसे नहीं होता। अगर उस पेंशन से उसकी आय बढ़ रही है तब वो पेंशन बंद नहीं की जाएगी। ऐसे भी तो हो सकता है ना, किसी की 47,000 रुपये हो, 46,000 रुपये हो, तो 48,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, बंद नहीं की जाएगी। तो प्रार्थी हो, उसकी पत्नी हो या पति हो, इनको क्या दी जाती है? आर्थिक सहायता, और वार्षिक आय होनी चाहिए 48,000 रुपये से कम। फिर है वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान 55 वर्ष से
75 वर्ष 55 से 75 वर्ष की महिला एवं 58 वर्ष से 75 वर्ष आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रति माह 750 रुपये प्रति माह पचहत्तर वर्ष से अधिक आयु के महिला व पुरुष को 1000 रुपये प्रति माह 1000 रुपये प्रति माह। उसमें है 500, 750, 1000, 1500। बीच वाले दो याद रख लेना, 750 और 1000 इसमें आ गए। फिर आगे जो विशेष योग्यजन होगा ना, उसमें 750 से शुरू कर लेना, 250 ही जोड़ने हैं फिर फिक्स। 750, 1000, 1250, 1500। तो अभी हमने एकल नारी सम्मान पेंशन योजना देखा तो 500, 750, 1000, 1500। इसमें 750, 1000 दो ही कैटेगरी हैं, 55 और 75 वाले। ये हो गया आपका मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। 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 इसमें लिखना 40% या 40% या इससे अधिक 40% या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बोने व्यक्ति कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति को मुक्त जिसका इलाज हो गया हो, मुक्त कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाती है। मुक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो विकलांगता है वो 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से बोने का मतलब है 3 फीट 6 इंच। और कुष्ठ रोग का जिसका इलाज हो चुका हो, क्योंकि कुष्ठ रोग के बाद समाज इतनी इज्जत नहीं देता भाई, मुख्य धारा में उसको नहीं शामिल होने देते। इसमें भी एक क्राइटेरिया है 60,000 रुपये का। ये पेंशन तभी मिलेगी जब प्रार्थी की सभी स्रोतों से जो आय है वो 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। वहाँ पे दोनों में 48,000 रुपये था, यहाँ पर आ गया 60,000 रुपये। तो लिखो प्रार्थी की, ये ऐसे क्यों कर रहा है, प्रार्थी की, इरिटेट हो रहे हैं ना, मैं भी हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हो। प्रार्थी की, ये बीच में देखो, अब नहीं कर रहा, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। लिखो प्रार्थी की सभी स्रोतों से
वार्षिक आय, प्रार्थी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। फिर लिखो वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान, अठारह से 55 वर्ष के महिला व पुरुष, 18 से 55 वर्ष के महिला व पुरुष 750 रुपये प्रति माह। 18 से 55 वर्ष के महिला व पुरुष 750 रुपये प्रति माह। यहाँ बराबर है भाई, इनमें महिला और पुरुष में फर्क नहीं है। इनमें कि कोई 18 से 55 चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 55 से 75 वर्ष के महिला व पुरुष, महिला व पुरुष 1,000 रुपये प्रति माह। 75 वर्ष से अधिक आयु के महिला व पुरुष, अधिक आयु के महिला व पुरुष 1,250 रुपये प्रति माह। यहाँ तो 250 फिक्स चल रहा है, बस एक 750 याद रख लेना कि 250 जोड़ने हैं। कुष्ठ रोग ग्रस्त व सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रति माह। अब जिसका कुष्ठ रोग का इलाज हो गया वो तो अपनी आयु वर्ग के अनुसार ऊपर 3 कैटेगरीज में आ जाएगा। वो तो किन में आ जाएगा? इनमें। जिसका कुष्ठ रोग का इलाज हो गया उसकी जो आयु है उसके अनुसार इन 3 में आ जाएगा। लेकिन कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति लिखा है मैंने यहाँ पर, तो उस कैटेगरी में तो कौन आएगा? कुष्ठ रोग से मुक्त। उसको तो मिलेंगे ये 750, 1,000 और 1,250 उसकी आयु के अनुसार। लेकिन जो अभी कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसको 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुष्ठ रोग मुक्त भी है इसमें और कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति भी है, दोनों को क्या मिलती है? इसमें पेंशन मिलती है। लिख लिया ना? यार 1.5 घंटे की क्लास है तो थोड़ा कर लेते हैं। वो पांडे सर की क्लास होती है कि इसके बाद क्या पढ़ाते हैं वो? पॉलिटी। तो इतनी कितनी पॉलिटी पढ़ते हो आप? प्रवीण जी भी पढ़ाते हैं ना पॉलिटी। जब वो राजस्थान की पढ़ाते हैं वो इंडिया की पढ़ाते हैं। पालनहार योजना, पालनहार योजना। तो आपके सामान्य ज्ञान में वो 4 टॉपिक हो गए, तो उनके 4 टॉपिक करवाएंगे आपको सामान्य ज्ञान में। वो एक तो ये हो गया राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अभी एक बैच को फ्री किया था तो मैंने पूछा था उनसे, एक राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। पालनहार योजना 2004-5। मेरे तो जयपुर आने के बाद जल्दी रहती है कि कैसे जाऊं। आज एक बैच को मैं फ्री कराया। पालनहार योजना 2004-5, वहाँ भी कई बैच बचे हुए हैं अभी। पालनहार योजना वहाँ गया थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील होता है यहाँ से। वो वहीं के है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे 10-12 घंटे में कितना क्या होता है। और आप वहाँ पर तो रेगुलर उनसे जुड़े हुए हैं ना, पात्रता के समय से ही जुड़े हुए हैं। पहले भी तो परी की तो तैयारी की थी ना उन्होंने। पालनहार योजना 2004-5 सुन लो एक सेकेंड। राज्य में मान लो कि कोई बच्चा अनाथ हुआ,
तो ये योजना किसके लिए है? अनाथ बच्चों के लिए है। नाम से पता चल रहा है उनका पालन पोषण करवाना है। अब अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बने होते हैं। अब उन अनाथ आश्रम में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो या पलता है तो उसको बोलते हैं संस्थागत देखभाल, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल देखभाल हो रही है उसकी अनाथ आश्रम में। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, अनाथ आश्रम वाले जनरली जैसे हीन भावना से ग्रसित हुए या समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते या जो आपराधिक गतिविधियां उनकी तरफ भी ज़्यादा से देखे जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि अगर कोई बच्चा अनाथ हो रहा है और उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा, कोई भी नज़दीकी, ऐसे कोई नहीं, ऐसे कोई तो उस बच्चे को मान ले लेगा, पालनहार योजना का लाभ भी ले लेगा और घर में काम करवाए तो भाई बाल श्रम भी करवा सकता है, बेच भी सकता है। तो कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार, उसके घर का कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उस बच्चे का पालनहार बनकर उस बच्चे को समाज में रखकर ही पाल सकता है, ताकि उसको अनाथ आश्रम में ना जाना पड़े। तो ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दी जाती है आर्थिक सहायता। लेकिन एक शर्त है इसमें भी कि जो पालनहार परिवार है उसकी वार्षिक आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना तो वो पालनहार परिवार सक्षम ही है, उस बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। सरकार का मानना है कि उसकी आय जो वार्षिक है वो 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे को वो नज़दीकी रिश्तेदार पालेगा। उस नज़दीकी रिश्तेदार पालने वाले को क्या कहा गया? पालनहार। अब वित्तीय प्रावधान की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष का मतलब यह नहीं है 0 की पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले पालनहार बना दिया। 0 का मतलब है 2 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, तो उसको 1 वर्ष थोड़ी लिख सकते हैं। कई ये सोचे कि जन्मा ही नहीं, 0 का मतलब जन्मा ही नहीं, जन्म गया भाई, वहाँ करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 महीने का है, 1.5 महीने का है। तो 0 से 6 वर्ष तक है। तो पहले वाला प्रावधान तो था 500 रुपये, पहले कितने रुपए देते थे? अब बढ़ाकर कर दिया है 1500 रुपये प्रति माह। लेकिन एक शर्त है, बच्चे का आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य है, क्योंकि उसको स्वास्थ्य की देखभाल भी तो होगी ना, टीकाकरण भी होता है आंगनबाड़ी में। तो समय समय पर जो टीकाकरण होने हैं तो आंगनबाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य है। दूसरी कैटेगरी आती है 6 से लेकर 18 वर्ष की। पहले दिए जाते थे 1,000 रुपये, अब दिए जाते हैं 2,500 रुपये। आप तो वर्तमान वाले याद रख लेना ना, 1,500 और 2,500 रुपये ये दिए जाते हैं भाई। तो 2 वित्तीय प्रावधान हो गए कि 6 से 18 वर्ष का है तो उसको देंगे 2,500 रुपये, 18 वर्ष के बाद नहीं देंगे, ना कोरोना सहायता योजना में देते हैं ना इसमें देते हैं। उसके बाद वेस्ट हो जाता है, सरकार मानती है अगला कमाओ खाओ, सरकार 18 वर्ष तक देगी। 2,500 रुपये प्रति माह दे दिए, ठीक है 6 से। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, स्कूल जाना अनिवार्य है। उसकी जो शिक्षा का अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए तभी ये पैसे मिलेंगे। और तीसरा जो वित्तीय प्रावधान है वो है 2,000 रुपये वार्षिक। ये हर साल मिलते हैं जूते स्वेटर कपड़ों के लिए सरकार द्वारा। तो हो गए 3 प्रावधान। तो ये तो मिलते हैं प्रति माह, ये आर्थिक सहायता, ये मिलते हैं साल में एक बार 2,000 रुपये। जूते उसमें लिखा है कि जैसे जूते स्वेटर वस्त्र आदि के लिए साल में एक बार 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो हमने देखा यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर अनाथ बच्चों के अलावा और भी कैटेगरीज हैं जिनको शामिल किया गया है। तो एक तो मैंने आपको बताया इसमें पात्र कौन है? अनाथ बच्चे हो गए। दूसरी कंडीशन सुनना, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को या तो मृत्युदंड की सजा मिल चुकी हो या वो आजीवन कारावास में है या उन्हें आजीवन कारावास की क्या मिली हो? सजा। तो आप ही सोचो, जिसको मृत्युदंड मिल गया तो आज नहीं तो कल उसको फांसी मिल ही जाएगी, अनुच्छेद 72 कितने एक दिन बचाएगा उसको। या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब है कि उसके माता और पिता क्या करें? तो मान लो आजीवन कारावास है तो माता पिता तो दोनों जेल में है, तो बच्चा अनाथ जैसा ही है भाई, पालन पोषण कौन करेगा? या मान लो माता पिता को मार के जेल चली गई तो भी अनाथ की श्रेणी में ही आता है। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता दोनों, ये भी है, ये मत समझना एक ही। अनाथ करना उसको कैसे भी करो, तो अनाथ का मतलब है उसके माता और पिता दोनों नहीं होने चाहिए। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। तीसरा लाभ मिलता है उनको जो विशेष योग्य जन परिवार के बच्चे हैं, उनको विशेष योग्य जन परिवार के बच्चे
ये अनाथ नहीं है, लेकिन विशेष योग्यजन परिवार के बच्चों को पालनहार योजना में वही आर्थिक सहायता मिलती है जो अनाथ बच्चों को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़ी, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवा माता के बच्चे, जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ले रही है ना, उसके बच्चों को भी मिलेगा पालनहार योजना में लाभ। उसके अलावा तलाकशुदा महिला के बच्चे, लेकिन ये तलाकशुदा महिला उस एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का भी लाभ लेनी चाहिए, यानी 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए इनकम। तलाकशुदा महिला के बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे, नाता जाने वाली महिला के बच्चे, ये ले पूछ रहे थे ना अभी कि पत्नी छोड़ के चली जाए, तो नाता जाने वाली माता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे। और एक कंडीशन और है भाई, HIV, कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस ग्रसित माता पिता के बच्चे, HIV, कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस ग्रसित माता पिता के बच्चे, यह है पालनहार योजना। तो सबसे पहले तो पालनहार योजना ये लिखो, यहाँ पे लिखो, इस योजना के तहत इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत न की जाकर संस्थागत न की जाकर उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा समाज में रहकर ही देखभाल करने के इच्छुक, समाज में रहकर ही देखभाल करने के इच्छुक व्यक्ति को सरकार द्वारा पालनहार बनाकर आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर लिखो, इस योजना में पात्र बच्चे
इस योजना में पात्र बच्चे, ये लिख लो पात्र बच्चे, अनाथ बच्चे, फिर मृत्युदंड आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, विशेष योग्य जन परिवार के बच्चे, ये लिख लो अभी। इसमें जैसे नाता जाने वाली रही है ना, इनमें 3 बच्चे तक की सीमा है। एक अब जैसे किसी के 15 है तो ऐसे थोड़ी हो 2500 रुपये में 15, प्रति बालक है ये जो वित्तीय प्रावधान है ये प्रति बालक है। सरकार तो यही करती रहे फिर। प्रति बालक नहीं, प्रति बालक या बालिका। दिव्यांग, लेकिन इनमें नाम यही लिखा मिलेगा आपको, विशेष योग्य जन। पहले विकलांग बोलते थे, भारत सरकार ने उनका नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया, अब दिव्यांग बोला जाता है। और राजस्थान की योजनाओं में उनका नाम है विशेष योग्य जन। विशेष योग्य जन का मतलब है उनको विशेष कोई डिसेबिलिटी हो वैसे लोग। शायद आपके जैसे नौकरी, ये जब भी अब आपके 3rd ग्रेड ये अध्यापक वाला आएगा तो उसमें ऐसे पोस्टें भी आती है विशेष योग्य जन, उनके लिए अलग से भी होती है, वहाँ भी आरक्षण दिया जाता है। अभी हॉरिजॉन्टल मिलता था ना, अभी यही तो चल रहा है पंगा अभी राजस्थान में, वो एक्स सर्विसमैन वाला, कि वो अपनी अपनी कैटेगरीज में लेंगे, पहले उनका अलग से होता था। तो अब लोग विरोध कर रहे हैं, करने दो। एक बार क्या था, वहाँ सीकर में क्लास चल रही थी मेरी, तो वो समझाने के लिए आए कोई जाट बोर्डिंग से। तो अरे सुनो, तो उस क्लास में क्या 4-5 एक सर्विसमैन है, तो उनमें से एक ने उठ के इतना ही बोला कि सर एक बार ये समझा दो कि ये कैसे गलत है। तो वो वापस चले गए फिर, क्योंकि वो नेतागिरी करने वाले होते हैं ना, उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, वो भाषण देने आते हैं, हम ये कर देंगे, क्रांति कर देंगे, होता कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि मुझे बोला फिर लड़कों ने कि आप इसके बारे में बोलो, तो मैंने एक ही बात बोली कि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया तो मैं कैसे बोल सकता हूँ गलत है या सही है। अब कहीं आप में भी बोलेंगे गलत है या सही, बिना रिसर्च के ही बोलेंगे। तो पहले अगर बोलो ना तो इसकी रिसर्च करना, उसके बाद बोलना। तो लिखो वित्तीय प्रावधान। अरे हर चीज़ के नुकसान और फायदे दोनों ही होते हैं। वित्तीय प्रावधान, वैसे ही आर्मी में तो अब अग्निवीर रहेंगे बेचारे, कहीं नहीं लेंगे आरक्षण। वित्तीय प्रावधान, हाँ ये वापस करूं स्लाइड, ये लो, ये लो। HIV, कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, कोई बात नहीं। आगे लिखो वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान तो लिखे ही नहीं ना हमने अभी तक, कितने रुपए दिए जाएंगे। वित्तीय प्रावधान, वित्तीय प्रावधान में नंबर 1 लिखो, प्रत्येक, अब ठीक है, प्रत्येक अनाथ बालक या बालिका को, प्रत्येक अनाथ बालक या बालिका को
0 से 6 वर्ष की आयु तक, 0 से 6 वर्ष की आयु तक, 0 से 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रति माह, 1500 रुपये प्रति माह, 1500 रुपये प्रति माह। ब्रैकेट में लिखो आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है, आंगनवाड़ी। मुरमुरे बांटते हैं ना आंगनवाड़ी पर, वही आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखो, लिखो 6 से 18 वर्ष की आयु के, 6 से 18 वर्ष की आयु के, 18 वर्ष की आयु के बालक बालिका को 2500 रुपये प्रति माह, 2500 रुपये प्रति माह, 2500 रुपये प्रति माह। और लास्ट प्रावधान लिख लो, प्रत्येक बालक बालिका को, प्रत्येक बालक बालिका को, प्रत्येक बालक बालिका को जूते कपड़े, जूते कपड़े स्वेटर, जूते कपड़े स्वेटर आदि के लिए, जूते कपड़े स्वेटर आदि के लिए 2000 रुपये वार्षिक, 2000 रुपये वार्षिक, 2000 रुपये वार्षिक। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वाली में एक योजना बची है, सिलिकोसिस नीति। तो आज उसकी बात और कर लेते हैं ताकि ये पूरा ही हो जाए। सिलिकोसिस नीति 2019, तीन अक्टूबर 2019 सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस नीति। तो देखो, सिलिकोसिस एक रोग है जो पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों में अधिक होता है, या खदान में काम करने वाले, या जो लघु खनिज से, जो पत्थरों से मूर्तियां बनाने का काम करते हैं ना, ये चाइना क्ले से, बोल क्ले से, तो पत्थर से मूर्तियां बनाने वाले मजदूर हो गए, खदानों में काम करने वाले हो गए, या जो पत्थर तोड़ने का काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो तो सांस के साथ धीरे धीरे वो जाता होगा कोई बात उसमें बारीक। तो कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस। अब इसमें वित्तीय प्रावधान देख लो। अगर किसी व्यक्ति ने प्रमाणित करवा दिया, यानी उसने प्रमाणीकरण, क्योंकि ऐसे तो सरकार मानेगी नहीं ना भाई, उसको जाना पड़ेगा सरकार के पास और सरकारी हॉस्पिटल में, और सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टर उसकी जांच करेगा कि इसको सिलिकोसिस है या नहीं है। जैसे ही प्रमाणीकरण हुआ कि उसको सिलिकोसिस है, सरकार द्वारा उसे पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो पहला प्रावधान तो क्या है कि पीड़ित व्यक्ति को 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं। वो अपना कोई घर बना ले छोटा मोटा, या कोई और धंधा शुरू कर ले, वो उसकी मर्जी है। 3 लाख रुपए सरकार उसको दे देगी, क्योंकि वो वैसा काम दोबारा नहीं कर सकता, वरना तो मर ही जाएगा वो। अब मान लो 3 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन फिर भी खर्चा नहीं चल रहा, तो 1500 रुपये मासिक पेंशन। अब आप एक बार वो देखो विशेष योग्यजन, और उसमें चौथा पॉइंट देखो, विशेष योग्यजन में चौथा पॉइंट देखो, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये मासिक, तो वो वहां चला जाएगा, ये विशेष योग्यजन श्रेणी में चला जाएगा सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति। तो ये नहीं है कि वहां भी 1500 मिल रहे हैं, यहाँ भी 1500 मिल रहे हैं, 1500 रुपये मिलेंगे। तो 1500 रुपये मासिक पेंशन मिल गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो कि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसका जो आश्रित परिवार है उसको मिलते हैं 2 लाख रुपए। वो 10,000 रुपये तो भाई अंतिम संस्कार के लिए देते हैं अलग से,
10,000 भी देते हैं, पर वो अंतिम संस्कार के लिए हैं, वरना देंगे उसको पीड़ित व्यक्ति को 2 लाख रुपए। तो अगर प्रमाणीकरण हो गया, 3 लाख रुपए मिल गया, उसके बाद मृत्यु हो जाती है तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो प्रमाणीकरण नहीं हुआ, मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस से, तो उसके जो आश्रित परिवार हैं, ऐसा नहीं है वो 3 लाख लेके घर पे आया, फिर वो रात को मर गया, अगले दिन उसकी पत्नी को 2 लाख और मिल गए, नहीं। तो 3 लाख रुपए उसको मिलेंगे या उसके आश्रितों को मिलेंगे 2 लाख रुपए, और साथ में 10,000 रुपये मिलेंगे अंतिम संस्कार के लिए। और चौथी कंडीशन है विधवा पेंशन। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी आश्रित पत्नी है उसको मिलेगी विधवा पेंशन, और ये विधवा पेंशन मिलेगी 18 से 55 वर्ष की आयु है तो 500 रुपये, 55 से 60 है 750, वही 1,000 रुपये और 1,500 रुपये जो अभी हमने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में लिखा। तो ये जो महिला होगी ये मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना से ले लेगी पेंशन। ये है सिलिकोसिस नीति 2019, ठीक है। तो ये कल ही लिख लेंगे, अभी तो टाइम है तो लिख लेते हैं। नहीं हो गया टाइम, लिख लो। तो मुझे जल्दी रहती है भागने की, लिखो। कल मैं फ्री हूँ, मुझे छुट्टी मिल ही गई आखिरकार, कल की। अबे 1 महीने से बोल रहा हूँ छुट्टी देने का, नहीं दे रहे। कभी फ़ोन स्विच ऑफ करके भागना पड़ेगा। लिखो सिलिकोसिस नीति में। अरे घूमने नहीं जाऊँगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा ना, डे उसके लिए छुट्टी ले रहा हूँ। अभी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें क्या वो वरीयता भरी जाएंगी, तो उसमें क्या पूरा दिन लगेगा। किसी से पूछूंगा भाई, मैं तो 2-4 पोस्टें ही जानता हूँ, उसमें 31 हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा ना कि कौन सी वरीयता में रखें कि कौन सी ठीक है, वरना कल को भर देर बाद में पता चले कि पता ही नहीं क्या ही नौकरी मिल रही है एलाइड में। ज़रूरी थोड़ी है कि हम आए ही टॉप में, नीचे भी आ सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, अभी तो कुछ भी हो सकता है। तो वो भरना पड़ेगा, तो उसमें पूरा दिन लगेगा। भाई घूमने कहाँ जाएंगे, जयपुर में घूमने जैसे है क्या? आप तो अब आए हो, मैं जयपुर रह चुका हूँ भाई। मैं जयपुर में महारानी गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा भी चुका हूँ पहले थोड़े से दिन। मैं यहाँ पर एमटेक करता था, तब रहा था 2 साल। मेरे जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज थी उधर, ये भागरोटा, ये बगरू रोड है ना, जेईसी नाम से। जेईसी आरसी नहीं, जेईसी बोला है मैंने सिर्फ, जेईसी आरसी अलग है, वो जगतपुरा में है शायद, या कहीं भी है। तो मैं यहाँ 2-3 साल रहा हूँ भाई, कुछ नहीं है जयपुर में घूमने जैसा। नाहरगढ़ ये हो गए, नाहरगढ़, जयगढ़, वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि आपको कि ये राजा रहते कैसे थे यहाँ पे। छोटे छोटे तो कमरे, कहते हैं राजा, अब कहते हैं राजा मान सिंह के 400 रानियाँ थी, 1600 राजकुमार राजकुमारियाँ थी। आमेर महल में जाओ, जलेब चौक में खाट लाडे थोड़ी सोती रहती थी, रानी के साथ दासियाँ भी होती थी, अलग से उनका हरम भी होता था। कुछ भी लिख देते थे इतिहासकार, वो जलेब चौक बोलते हैं उसको। तो जयपुर में कुछ नहीं है घूमने वाला, लिखो तो। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, शिला माता जरूर जा सकते हैं, वहाँ क्या शराब दी जाती है ना प्रसाद में। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, जीण माता के तो चढ़ती है 2.5 प्याले, पर वो पूरी बाल्टी में 1-2 बूंद। ऐसे मत सोच के चले जाना 30 ml सोडा साथ में ले जाएंगे और पुजारी पैक बना के देगा, नहीं। देखो पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, खदान में काम करने वाले मजदूरों, पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, खदान में काम करने वाले मजदूरों तथा पत्थर से मूर्तियां बनाने वाले, मजदूरों में ये रोग अधिक होता है। मजदूरों में ये रोग अधिक होता है। फिर लिखो वित्तीय प्रावधान नंबर 1,
सिलिकोसिस का प्रमाणीकरण होने पर सिलिकोसिस का प्रमाणीकरण होने पर सिलिकोसिस का प्रमाणीकरण होने पर पीड़ित व्यक्ति को प्रमाणीकरण होने पर पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। नंबर 2 पे लिखो, पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये मासिक 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। अगला पॉइंट लिखो, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। लास्ट लिखो, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को विधवा पेंशन दी जाती है। ये विधवा पेंशन आयु वर्ग के अनुसार आपको लिखाई हुई है, चाहो तो दोबारा लिख लो। वही है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना।